नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। हरियाणा का रण इस वक्त सियासी रंगों से रंगा हुआ है और बयानबाजी से। कल ब्राह्मण पर जो सवाल रणदीप सुरजेवाला ने योगी आदित्यनाथ को लेकर उठाया, उसी का पलटवार आया। मैं आपको सबसे पहले एक बयान सुनाती हूं और उसके बाद आपसे रूबरू। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। ये बयान तो एक वानगी भर है। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी फेज में है, चरण में है, और इसीलिए प्रचार के शब्दों का जो चयन है उसमें आपको तीखापन नजर आ रहा होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव हरियाणा में है, लेकिन बयानों में चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बटोर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी योगी आदित्यनाथ को वहां पर निशाना बना रहे हैं। सोमवार को हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कई ऐसी बातें कही जो सुर्खियां बटोर रही है। राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर नाच गाना शब्द का इस्तेमाल किया था। योगी ने पलटवार किया और कहा कि यही तो आपका परिवार जीवन भर करता रहा है, नाच गाने पर सियासत हुई। राम मंदिर को लेकर एक तरफ बयान में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा कि इन बदनसीब कांग्रेसियों को राम मंदिर से नफरत है। राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में यही अंतर है। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए जमीन नहीं देनी चाहिए, बल्कि केवल वक्फ बोर्ड के लिए ये जमीन दी जानी चाहिए। और ये बकौल योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर पलटवार करना विपक्ष के लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। बयान में थोड़ा सा भी शब्द चयन में इधर उधर की मुश्किल हो सकती है और इसीलिए हरियाणा में राम, कृष्ण, ब्राह्मण और वक्फ के चक्रव्यूह में इस वक्त पूरा का पूरा सियासी मैदान नजर आ रहा है। योगी बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आप जानते हैं महाभारत की जंग हुई थी और हरियाणा के चुनावी महाभारत में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ब्राह्मण कार्ड खेलकर वोट के ध्रुवीकरण को की जो चौसर बिछा रहे हैं, उसे योगी आदित्यनाथ अपनी तरह से तीर के जरिए जो है निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्फ को लेकर देश की सियासत में बहुत गर्माहट है और इसीलिए आज इस पर बहस हो जानी चाहिए। शुरू करते हैं गूंज। इस मसले पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है अजीज खान साहब भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाकी गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊं उससे पहले आप दोनों, इसलिए भाई, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, आप ही के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा में चुनाव और सुर्खियां बटोर रहे हैं अजीज भाई, और ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो काशी और मथुरा की जमीन पर नहीं परेशान होंगे, वक्फ की जमीन के लिए चिंतित दिखेंगे। रूबिका जी, अभी आपने खुद ही चलाया, लाइन चलाई कि वो क्या कहते हैं कि बॉर्डर पर बहुत तनाव है, पता करो चुनाव है। ये जो चुनावी मंजर है, देखिए चुनावी जो ये बयानबाजी हो रही है, इससे पहले भी हुआ है। अभी आपने देखा लोकसभा का चुनाव था और किस कदर बयानबाजी हुई। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो स्टेज से चढ़ करके पता नहीं क्या क्या बोला, और उसका रिजल्ट क्या मिला उत्तर प्रदेश में आपने देखा। यही माननीय योगी जी ने पता नहीं कौन कौन से शब्दों का चयन किया, क्या रिजल्ट मिला। देखिए प्रदेश की जनता और खासतौर से हरियाणा की जनता इस वक्त उसको अंदाजा लग गया है कि चुनाव है, और वो चुनाव को भांपते हुए उसको पता हो गया कि इस तरीके की जो बयान दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण। देखिए इनके पास काम बताने के लिए तो कुछ है नहीं। चुनाव पहली मर्तबा हो रहे हैं, यहाँ तो हर 3-4 महीने में चुनाव होते हैं। देश की जनता को पता नहीं है क्या? तो हर 3-4 महीने में इस तरीके के स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये कौन नई बात है?
भाई बीजेपी के लोग, भाई आज योगी जी नहीं बल्कि इनके जितने भी नेता हैं वो सिर्फ यही काम ही करते हैं। ये काम और दूसरा नहीं करते हैं। इनके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। आदित्यनाथ हरियाणा में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बटोर रहे, आप समझ रहे हैं ना, और वो अपने फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, आप हमेशा इसी तरीके के बयान देते हैं जब चुनाव आते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के पुराने चरित्र पे नहीं, कल के बयान पे जाना चाहता हूं। महबूब अली कोट अनकोट, योगी को हटाया जाएगा 2027 में क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? अखिलेश यादव कोट अनकोट, मथाधीश माफिया होते हैं। अफजाल अंसारी कोट अनकोट कि एक ट्रक लोड का गांजा लाना पड़ेगा, महाकुंभ में इतना गांजा फूका जाता है। साधु संतों के विषय में अगर हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो। चर्च के लोग भी कांग्रेगेशन में ड्रग्स करते हैं, इस प्रकार की बात कर दो, नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। मैं रूबिका जी, आप और मैं मुसलमान हैं, अजीज खान भी मुसलमान है। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा? गले कट जाएंगे। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये तो तथाकथित यदुवंशी पार्टी है ना। और बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू हिंसक है, देवता भगवान नहीं होता। मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते हैं महिलाओं को, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईसिस होता है, द्वारका में नाटक होता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर दो। राम मंदिर जो है बेकार होता है, राम मंदिर के अंदर की वास्तु ठीक नहीं है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर ऐसे बयान कोई और धर्म के बारे में दे दे तो अजीज खान की जो जमात है वो सरतन से जुदा बोलेगी। अजीज भाई, तो मुझे लगता है कि आज मैंने केवल एक ही चीज देखिए, 10 सेकंड और लेता हूं। ये जो आपकी टेढ़ी वाली मुस्कान नहीं है नहीं ना, टेढ़ी नहीं, अब सीधी हो जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, एक सेकंड। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क। मैं चुनौती देता हूं, या तो इसको सांप्रदायिक बयान बोले, या तो बोले कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। मदरसों में तो क्या क्या नहीं मिला है। अच्छा अजीज साहब, आपको चैलेंज कर रहे हैं किस बात को लेकर? अजीज भाई चैलेंज कर रहे हैं कि ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए, हिंदू धर्म को, राम मंदिर को, मठाधीशों को, जो मर्जी में आता है आप लोग बोल सकते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन इसको आप रोल रिवर्सल कर दीजिए, इसका धर्म बदल दीजिए, तो देखिए फिर क्या बवाल होता है। देखिए रूबिका जी, शहजाद जी ने तमाम तरीके की चीजों पर चर्चा किया, लेकिन ये हरियाणा पर एक शब्द नहीं बोले। जहां पर चुनाव है उसकी कोई अचीवमेंट की बात नहीं की। इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसी तरीके की चीजों में ये बिल्कुल माहिर है। ये क्या पूरी बीजेपी माहिर है। और यहां तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय तो इस पे पता नहीं क्या क्या कौन सी डिग्री हासिल किए हुए हैं। मैं कह रहा हूं एक बात आप जान लो कि इस तरीके की जितने वक्तव्य का इस्तेमाल आप करोगे, ये देश आपको पहचान गई है कि आप नफरत की दुकान चलाते हैं। आप हिंदू और मुसलमान को आपस में बांटने के लिए वो जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते खोलने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और पता नहीं क्या क्या आरोप, साहब इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। मैंने कह दिया आपसे कि जब देश के प्रधानमंत्री स्टेज पे चढ़ करके किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। पूरे देश ने देखा, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक आम पब्लिक की बात का क्या मतलब है, एक आम नेता की बात क्या कहने का क्या मतलब? मैं बताऊं कि देखिए आप कुछ भी बोले, आज आप अखिलेश यादव एक आध नेता नहीं है। अजीज भाई अपनी नौकरी का है खतरे में डाल रहे हैं, वो एक आध नेता नहीं है, वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा था कि मठाधीशों और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है। मैंने आपसे कहा रूबिका जी, जो इस वक्त संविधान की शपथ लेके बैठा है, संविधान सबका शपथ लेकर के इस देश को चला रहे थे, संविधान की शपथ लेकर वो स्टेज पर चढ़ करके क्या कह रहे थे? जरा आप बता दीजिए मुझे, क्या कह रहे थे? आप बताइए। जवाब दे देता हूं रूबिका जी। नहीं मुझे बताइए ना क्या कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, क्या नहीं कहा? क्या कहा? किस तरह हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की, किस तरह शब्दों का चयन किया कि भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। साहब ये क्या है? ये देश है, ये देश की तरक्की इससे होगी। इससे देश की तरक्की नहीं होगी, देश को तोड़ने की कोशिश, आपकी देश को तोड़ने की साजिश है। अजीज जी का बयान आपने सुना ना, वो कह रहे हैं आप लोग देश को तोड़ने की साजिश है। चलिए, मैं पहले तो हरियाणा में वैसे अजीज जी का कोई स्टेक नहीं है, परंतु क्योंकि उन्होंने विकास की बात की, सेक्स रेशियो जब मोदी जी और हमारी सरकार नहीं थी 871, आज 916। एमएसपी वीट पर 1350, आज 2275। राइस 1310, आज 2300। एग्रीकल्चर का बजट कांग्रेस के जमाने में 1000 करोड़, आज
आज 7,900 करोड़। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मीट्रिक टन चावल का, आज 60 लाख मीट्रिक टन। जीडीपी ग्रोथ रेट 6% कांग्रेस के ज़माने में, आज 12 लाख करोड़ की जीडीपी, 11% ग्रोथ रेट, 4th नंबर एफडीआई में। नेशनल हाईवे 1500 किलोमीटर 70 साल में कांग्रेस के द्वारा, हमारे ज़माने में 3,390 किलोमीटर। रेलवे का बजट 315 करोड़, हमारा 3,500 करोड़। 7 मेडिकल कॉलेज, आज 15 मेडिकल कॉलेज। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, पूरी बात सुन लीजिए, ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डांस होता है, ये हरियाणा में राहुल गांधी एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने बोला। महबूब अली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विधायक की है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, अब योगी तुझे जाना होगा। अब इन दोनों और अखिलेश यादव जो बड़े नेता है, लोकसभा में सांसद है, वो कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं। ये तीनों संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का बयान। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक जवाब दीजिए, ये मोहब्बत की दुकान, ये नफरत के भाईजान जो लेकर आए नफरत का सामान, बताइए। अजीज भाई, आप ही का इंतजार है 30 सेकंड में, उसके बाद दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी। देखिए रूबिका जी, शहजाद भाई को पता होना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान चलती रहेगी, और इस देश में जब जब नफरत का बाजार गर्म होगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और मोहब्बत की दुकान चलाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और उन्होंने खोल दिया है, खुला ऑफर है कि आप कितनी भी नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हो, करते रहे। सनातन समाप्त भाईचारा है, माननीय योगी जी को सनातन समाप्त भाईचारा है, तो अचीवमेंट में बात सनातन समाप्त भाईचारा है। इस तरीके के अजीज खान, इनकमिंग ऑन कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो 2 मिनट। सनातन समाप्त क्या भाईचारा है? हिंदू धर्म धोखा भाईचारा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डिस्को डांस है, ये भाईचारा है? ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। ये देखिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में। कान खोल कर सुन लो कि अगर मुस्लिम के बारे में बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया नाचते हो आप लोग यूनाइटेड नेशंस तक, ब्लैक के बारे में बोला जाता है नाचते हो यूनाइटेड नेशन तक, रेसिज्म नी वाला कैंपेन कर लेते हो। और हिंदू क्या मंदिर का घंटा है क्या बजा के जाओगे रोज? नहीं चलेगा। ये हिंदुओं के खिलाफ जो बोला गया है, इस पर स्पेसिफिक टिप्पणी, हिंदू धर्म धोखा, हिंदुओं का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या नाच गाना है क्या? हज के बारे में बोलकर दिखाओ अजीज खान। अजीज भाई, इस पर आप बात करें। नफरत नहीं है अजीज भाई, सुनिए, मैं ये जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना, वो सवाल पूरा देश भी सुन रहा है। आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। आप कह रहे हैं संवैधानिक पद पर ओथ ली है, शपथ ली है ना, निष्ठा की कस्में खाई है कि मैं निष्ठावान रहूंगा। तो फिर स्टालिन वो है कि नहीं है? डेंगू बुलाते हैं, HIV बुलाते हैं, हाँ? उनका बेटा जो डिप्टी CM हो गया है, हिंदू शब्द को गाली देता है, सनातनियों को गाली देता है। तो क्यों उदयनिधि स्टालिन के बारे में आप लोग नहीं बोलते हैं? और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी नफरत फैलाने का काम करिए और कुछ भी नहीं। 2 और मेहमान, और उसके बाद अजीज भाई जवाब दे दीजिएगा। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, मैं तो इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाते हैं और वहां पर रणदीप सुरजेवाला हो कि राहुल गांधी हो कि बाकी सब हो, इसी मसले पर घेरने की बीजेपी को कोशिश करते हैं और कहते हैं देखिए बीजेपी कर रही है हिंदू मुसलमान। राम मंदिर नाच गाना किसने कहा? राम मंदिर का किसने जिक्र किया? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये राहुल गांधी को अब थोड़ा रणदीप सुरजेवाला की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नेता हुआ करते थे जितिन प्रसाद, उन्होंने एक समय में ब्रह्म परिषद की थी और विकास दुबे को जब एनकाउंटर हुआ था, पुलिस पर विकास ने गोली चलाई थी, फिर उसके बाद पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया था। तो यही जितिन प्रसाद कहते थे कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही योगी सरकार में, और वो जितिन प्रसाद योगी सरकार में ही मंत्री बने। उदाहरण के लिए सिर्फ बता रहा हूं। उसके बाद जितिन प्रसाद मोदी सरकार में मंत्री बने। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस स्थिति में है, क्या अब कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए हैं? अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वहां बहुत सर्वाइवल उनका हो पाए, क्योंकि हरियाणा में तो फिर से हुड्डा जी ही आएंगे जो भी होगा। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो अलग बात है, कांग्रेस की स्थिति बनेगी तो होगी। ये नंबर 1। दूसरा, ये योगी आदित्यनाथ से ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो इतना क्यों डरने लगा है? तो देखिए अगर ध्यान से, तो ये लगातार जिस तरह का हमला करते हैं, और सुरजेवाला जी तो खैर इसके लिए कुख्यात रहे हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस। अगर इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और राम मंदिर में नाच गाना, तो एक तो ये कि हिंदू संस्कृति में कोई भी ऐसा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव धर्मिता है,
लेकिन राहुल गांधी का जो नाच गाना है तो योगी आदित्यनाथ जी फिर जवाब दे देते हैं। दानिश कांग्रेस कुरैशी, पार्टी का कोई नेता होता हर्षवर्धन तो उसका जी, जवाब एक देता। लाइन आपकी, आप ये कह रहे हैं पूरा इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ से डरता है, उनकी बातों से, उनके वचनों से डरता है। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहले आपको मैं एक बात साफ बताऊं बोलते हैं। कि अच्छा अब मैं जवाब दे दूं हर्षवर्धन। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सत्ता जो होती है वो अपने आप में ताकत रखती है। यही योगी आदित्यनाथ को आपने संसद भवन में फूट फूट कर रोते हुए भी देखा है, और अभी यही योगी आदित्यनाथ है। तो सारी स्थितियां जो होती हैं सत्ता के साथ भी होती हैं, और ये चीजें जितनी जल्दी योगी आदित्यनाथ समझ जाएं वो ज्यादा बेटर है। कि सत्ता हमेशा आई है, गई है, बड़े बड़े सूरमा जो तारीख में खत्म हो गए, चाहे सिकंदर से लेकर के समंदर तक कोई भी बाकी नहीं बचा। तो करिए इतना जो कानून के दायरे में रहकर इंसाफ के तकाजे के साथ किया जाए। बहुत सारी बातें शहजाद भाई ने करी कि ये किया वो किया, हिंदू धर्म के खिलाफ ये किया। इस देश में नफरत की राजनीति का बीज बोने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्था आरएसएस है, जिसने बाबरी मस्जिद के खिलाफ जन आंदोलन चलाया और बाकायदा उसको ढहा दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये नफरत की दुकान की जो बात कह रही है या मोहब्बत की दुकान की, खैर मैं तो उसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं तो खुद मुखालिफत करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा फरेब ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर की जाए तो समाजवादी पार्टी की है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि इस देश में अराजकता की राजनीति, एक 1992 का जो दंगा हुआ उसमें अनकरीब 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। वो राजनीतिक पार्टी वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी थी। सुनिए दानिश भाई, ठीक है, मैंने सुना ना सब कुछ अच्छा खत्म कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन उस लड़ाई में कम से कम 2000 से ज्यादा इस देश के नागरिक शहीद हुए। ये वाहिद अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर ये तमगा है। अब बताइए। ओके, आपने बात खत्म कर ली। मैं चाहूंगी शहजाद इसका जवाब दे, लेकिन उससे पहले जब चूंकि आप हिस्ट्री कोट कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया, तो हिस्ट्री अचानक बीच के पन्नों से नहीं ली जाती दानिश भाई। हिस्ट्री फिर आपको वहां से शुरू करनी होगी जहां से मंदिर के ऊपर मस्जिद जबरदस्ती बना दी गई। तो क्या यही चलता रहेगा? नहीं, मुझे ये बताइए क्या यही चलता रहेगा रूबिका जी? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसको नहीं, लोकतंत्र में सुनिए। देखिए जब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, रूबिका जी सुनिए। नहीं, मैं सुनूंगी, आपको कायदे से सुनूंगी। आप हिस्ट्री के पन्नों को बीच में से नहीं लेंगे। बाबरी मस्जिद ढाना आपको दुख दे जाता है, लेकिन हिंदुओं का दुख और दर्द आपको नहीं दिखाई देता है जब मस्जिद को गिराकर एक मंदिर को गिराकर एक मस्जिद बना दी जाती है वहां पर। अच्छा, अब मैं जवाब दूं रूबिका जी, सुनेंगी? हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ मैं। हाँ, देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं। इस देश में 1947 के बाद लोकतंत्र नाफिज हुआ। उससे पहले राजा रजवाड़ाओं की सत्ता थी, जिसकी जो मर्जी में आया उसने किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर हिंदुओं ने ढाए गए, हिंदू ने मंदिर ढाए, मुसलमानों ने मस्जिदें ढाई। तमाम चीजें उस गैर संवैधानिक दौर में होती रही हैं। लेकिन जब से संविधान का राज आया तब से समानता आई, और समानता आने के बाद अगर इस तरीके की अराजक राजनीतिक एक पॉलिटिकल पार्टी करती है तो यहाँ आपको सवाल का घेरा इसका बनता है भारतीय जनता पार्टी का, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको सवाल पूछने का हक है, और इसीलिए शहजाद पूनावाला और हर्षवर्धन त्रिपाठी वही देंगे ना, वही देंगे, शहजाद भाई देंगे, और कौन देगा? दानिश कुरैशी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें, मतलब ओसामा बिन लादेन अमन की बात, क्योंकि ये व्यक्ति गिरफ्तार हुए शिवलिंग पर टिप्पणियों के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, अब पूरी बात सुननी पड़ेगी। अहमदाबाद पुलिस ने इनकी निजी जो टिप्पणियां थी शिवलिंग को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, इनको गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति अमन शांति की बता रहा है, जिसके सांसद ने बोला कि फलाने व्यक्ति को चौराहे से लटका दो। जो लोग सर तन से जुदा के नारे को सपोर्ट करते हैं वो लोग कह रहे हैं। और दंगे कब हुए मुसलमानों के खिलाफ? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, दिल्ली, ये सारे दंगे हुए तो कांग्रेस के जमाने में। आप कांग्रेस की गोद में बैठे, एमवीए के साथ भी आप कांग्रेस की गोद में बैठे थे, तो उनके साथ बैठ गए आप। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए योगी जी ने जो ओरिजिनल बात की वो उसमें गलत क्या है। कांग्रेस की मानसिकता समझिए रूबिका, 2 कानून आए 90s में। एक आया वक्फ एक्ट 1995 अमेंड होके, और एक आया रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हर्षवर्धन त्रिपाठी को चाबुक मारकर बोला गया कि हर्षवर्धन त्रिपाठी का कोई भी धार्मिक स्थान होगा वो क्लेम नहीं कर सकते। और वक्फ एक्ट से बोला गया दानिश कुरैशी को जो पसंद है
कल उसको पसंद आएगा ये न्यूज़ 18 की बिल्डिंग, झूठ, तो दादी बोलेंगे झूठ, कि ये बिल्कुल वक्त झूठ। डिक्लेयर हो गया, रुबिका जी, और फिर बिल्कुल न्यूज़ झूठ। 18 कागज बिल्कुल दिखाता झूठ। फिरता रहेगा कि बिल्कुल नहीं ये झूठ। वक्त नहीं है, हमारी बिल्डिंग है। नहीं भाई, बिल्कुल ये झूठ। वक्त नहीं है। ताजमहल को क्लेम कर बिल्कुल लिया, झूठ। 1500 साल पुराना मंदिर क्लेम कर बिल्कुल लिया। झूठ। 1400 साल के बाद, मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कुरान नाजिल होती है, वक्फ आता है, इन्होंने मंदिर क्लेम कर दिया 1500 साल पुराना। वाह! और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। तो जैन के पास है, पारसी के पास है, ईसाई के पास है, हिंदू के पास है, यह असीमित अधिकार नहीं है किसी के पास। इसीलिए आज आपकी पोल खुल चुकी है। सांप्रदायिकता के पीएचडी है ये दानिश कुरैशी। ओके दानिश भाई, 30 सेकंड्स। अब सुनिए, अब देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है। मैंने इनसे ये पूछा कि 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। सांप्रदायिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा था, इन्हीं की पार्टी ने उसका हनन किया, उस पर जवाब नहीं दिया। और रह गई बात, सुनिए, और रह गई बात जिन्होंने जो उन्होंने पर्सनल टिप्पणी जो की है वो मामला अभी लामबंद है, उस पर फैसला नहीं आया। अरे तो अभी अपराध मुक्त नहीं हुए आप 153 के अपराध। अरे आप सुन, तो अभी तो सुन तो लीजिए, अभी तो कह रहे थे के बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, क्यों बर्दाश्त तो करिए। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो 2000 से ज्यादा इस देश के नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने 6 दिसंबर का दंगा करवाया। इसमें कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया? नहीं, कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया? मेरा मामला नामबंद है कोर्ट में, पर बीजेपी जिसको क्लीन चिट मिली है, कई कोर्ट में आदेश नहीं है, वो बीजेपी को, पूरी बीजेपी को। वही तो बात है, नहीं वही तो बात कर रही है। आप कह दीजिए कि झूठ है, क्या दीजिए कि उन्होंने नहीं किया, कहिए आप, मैं आपको दुनिया बताता सुन लेगी, हूं, सुनने की क्षमता है, पूरा सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। सुनिए आप, सुनिए, आप पोल खोल रहा हूं आपकी। अरे सुनिए ना, इधर मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। कान के पर्दे खोलो, कान के पर्दे खोलो, पर्दों में मत रखो किसी को। सुनिए, अरे सुनिए, मैं सवाल प्रोसेस कर लिया भाई, राहुल गांधी। अरे आपके पास जवाब भी नहीं है। अरे जवाब नहीं है शहजाद, नहीं है। पहले पत्थर फेंकेंगे, शाब्दी को बोलेंगे जवाब नहीं है। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अरे कोई जवाब नहीं है, सुन लीजिए, नहीं कोई जवाब नहीं है आपके पास। सुन लीजिए, आप रुकिए। ऐसा है कि एक ही व्यक्ति है जिसने कहा डंके की चोट पर कि हाँ हमने बाबरी गिराया, उसके बाद जो हमने किया वो थे बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी के पिताजी, जो उन्होंने रिटरेट किया असेंबली में महाराष्ट्र की, जिनको सपोर्ट किया इन लोगों ने और समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने और एमआईएम ने एनडीए की सरकार को 2 वोट के साथ सपोर्ट किया है। उस उद्धव ठाकरे को जिसके पिताजी कहते थे मैंने हाथ से नहीं पैर से लात मार के तोड़ दिया बाबू को। बताइए दोनों, बताइए दोनों। सुनिए रुबिका, सुनिए, अरे सुनिए, ये जो बेवकूफी की बातें आप करते हैं ना शहजाद भाई, ये मत करो, ठीक है। एमआईएम सपोर्ट करेगी शिवसेना को, ये आपका ये आपके प्रोविजंस होंगे, हमारे नहीं है। सवाल सुनिए, अबू आजमी मातोश्री जाकर गए अलायंस में। सुनिए, नहीं, सरकार के तौर पे आपको जवाब देना है, उसके बजाय तुम दूसरी बातें करने का मतलब नहीं है। हमको इस बात का जवाब दो कि देश की जो हालात है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो वहां आपकी सरकार चूंकि देश के हालात पर बात आ रही है, देश के हालात पर बात आ रही है, कैसे खराब, देश के कौन से हालात, क्या है आपके पास, क्या ऐसी चीज है जिसको देखकर आप कह सकते हैं देश के हालात? बड़े चंगे से आप कुर्सी पर बैठकर जो आपके मन में आ रहा है, चाहे वो ये जो पार्टी रूलिंग है कि देश के प्रधानमंत्री है कि यहाँ की विचारधारा है, बड़े मजे से आप बोल रहे हैं। क्या देश में ऐसा हो गया? आपके मुंह पे कौन सी पट्टी लगा दी? मणिपुर के हाल नहीं मालूम। तो हम खूब डिबेट कर चुके हैं, मणिपुर पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिबेट आपने की, सुनिए रुबिका जी, डिबेट आपने की, आपने अपना काम शायद ईमानदारी से किया, लेकिन सरकार का जो काम ईमानदारी से देश की हालत, नहीं, इन दोनों में जमीन मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि फिर मैं आपको दानिश भाई हैदराबाद लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपसे कहूंगी हैदराबाद में छोटी छोटी बच्चियों को ये अरब उठा के ले जाते हैं, उनके साथ गैर कानूनी तरीके से निकाह करते हैं, पूरा एक माहौल वहां पर खराब। तो मैं क्या करूं? उससे ये समझ लो कि पूरे देश की हालत खराब है। नहीं, मुझे ये बताइए, नहीं बिल्कुल, अगर महिलाओं के साथ इस तरह के बर्बर मामले बनते हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, तो उस पर सवाल नहीं किया जाना चाहिए रुबिका। नहीं, तो आप कीजिए ना, मैंने मना किया आपको, लेकिन ये मत कहिए ना कि देश के क्या हालात हो गए, क्या हालात हो गए देश के। तो वही तो बात है, अभी एक रिपोर्ट आई है, जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर की शक्ति बन गए हैं इस पूरे के पूरे रीजन में। आप कह रहे हैं बर्बाद हो गया है। सरकार का मेडिकल एक्सपेंडिचर हम सब पर, सिटीजन पर बढ़ गया है, हमारा खर्चा कम हो गया। आप कह रहे हैं देश के हालात खराब है। अभी आज ही वाइस एडमिरल जो सन्नी है वो
बकायदा अभी उन पहली महिला हुई हैं जो कमीशन्ड है ने, और आप ये कह रहे हैं कि देश जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो बिल्कुल जो हाल, सुनिए मेरी बात, जो चीजें आप कह रही हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो बातें झूठ है, आप कह दीजिए कि आप झूठ कह रहे हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मणिपुर में बिल्कुल शांति बहाली है और बिल्कुल हालात बहुत अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इससे पहले के जितने भी हालात थे दानिश कुरैशी, यानी चाहे वो मलिहाबाद दंगा हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली के हालात खराब हो, चाहे वो बिहार के हालात खराब हो, बंगाल के हालात खराब हो, तो पूरे देश में बर्बादी थी। क्या बात कर रहे हैं? देखिए सुनिए मेरी बात, जब आप ये बात कहते हैं ना, सुनिए, जब आप ये बात कहते हैं कि भाई देश के अंदर में मोदी जी, मतलब उन्होंने क्लेम कर रखा था 2014 से पहले कि अब की बार महिलाओं की सरकार, अब की बार किसानों की सरकार, अब की बार इसकी सरकार, उसकी सरकार, न जाने क्या क्या क्लेम कर रखा था उन्होंने, और आज उसका जवाब नहीं दे पाते। केवल एक वाक्य यहाँ ये है रुबिका जी, सवाल इस बात का घेरे केवल एक सवाल यहाँ आके खड़ा, सुनिए नहीं एक सेकंड और सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, पद पे विराजमान व्यक्ति जब ये कहते हैं कि तुम्हारे गलों से मंगलसूत्र वो लेके चले जाएंगे, तो फिर क्या हालात नहीं है? चलिए अब 20 सेकंड दे दीजिए। नहीं है 20 सेकंड। दानिश जी ने एक जिम्मेदार पार्टी के नाते उन्होंने कहा कि मणिपुर पर कुछ बोलते क्यों। दानिश जी, मैं मणिपुर पर पूरी डिबेट रुबिका के साथ करने के लिए तैयार हूं। पहले मुझे आप अष्टलक्ष्मी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, उनके नाम और कैपिटल बता दो। नाम और कैपिटल बता दो 8 स्टेट्स के, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अष्टलक्ष्मी जिसको बोलते हैं, उनके नाम और कैपिटल बता दो। सर स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए, जय गणेश, जो भी आपको पसंद। सर हेलो, ऑडियो चेक। हाँ, गूगल कराए, फुल फ्रेम करो जरा, फुल फ्रेम डालो। ये गूगल कर रहा है, ऐसे आंखें से दिख रहा है, गूगल कर रहे हैं। हाँ नहीं मार, ओ डिस्कनेक्ट ही हो गया। दानिश भाई कहाँ चले गए? 7 सिस्टर्स के नाम ही तो मांगे आपसे। 8 है, 8 अष्टलक्ष्मी है, मैं बता देता हूँ। कहाँ चले गए? तो गजब ही हो गया। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। नहीं, अब वो गूगल करते नहीं, अब मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ गया अपनी। 30 सेकंड में थोड़ा ही गूगल खुल जाएगा। क्या बात? खुल गया, सब हो गया, अब वो हो गया गूगल। अब गूगल हो चुका है। परेशानी क्या है रुबिका, उनकी परेशानी क्या है? एक्चुअली में उनको मेडल लेना है, वो ले ले, लेकिन सवाल ये है कि हम तो सरकारों से भी जवाब मांगेंगे और मोदी जी से भी जवाब मांगेंगे। हम विपक्ष में बैठे हैं, हर बार सवाल पूछेंगे और हर बार आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी रह गई बात। उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो इधर उधर और कहां घुमाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी राज्य में सरकार है वहां आपकी जिम्मेदारी है और आपको जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। अच्छा, चाहे शहजाद हो चाहे कोई भी। अच्छा, लेकिन आप मणिपुर के लिए चिंतित है, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। बस एक काम तमाम चीजों के लिए हम तो चाइना के लिए भी चिंतित हैं, हम तो चीन के लिए भी चिंतित हैं, इसका जिक्र करें, छोड़ चीन के लिए भी चिंतित हैं। छोड़ दीजिए, आप मणिपुर की ही कैपिटल बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अरे मैं तो ये कह रहा, हम तो चीन के लिए भी चिंतित हैं। बताइए, चलिए लेके चल रहे हैं, जिससे पूछ लीजिए, शहजाद से लेके चल रहे हैं। मैं तो अरे मैं आने जाने का खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा। चलिए आप बताइए ना उस पे। नहीं, मुझे बताइए मणिपुर का कैपिटल बता दीजिए। चीन जो घुसपैठ कर रहा है वो कैपिटल एम बोल देंगे, मणिपुर का कैपिटल क्यों नहीं चले? बोल देंगे एम है, एम फॉर एम ही समझते हैं इनको। नहीं चलेंगे, पर चलना कहाँ है? मणिपुर की राजधानी चलना है ना। राजधानी कौन सी है मणिपुर की? दानिश भाई, अरे चल लेंगे आप। अच्छा, ऑडियो म्यूट हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे करके ही बोल दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। मणिपुर की कैपिटल क्या है अजीज भाई? गूगल पे देख रहे हैं, उनको तो पता, आप ही पता होगा। आप ही सवाल का जवाब इनको बता दीजिए। देखिए ऐसा है रुबिका जी, अब आप अपना काम छोड़ दीजिए, शहजाद भाई को दे दीजिए काम अपना। अरे अब मैंने सिर्फ, अरे मणिपुर आपके दिल के इतना करीब है। मणिपुर पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, हल्का सा, उसमें आप बोल रहे हैं कि काम छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए। क्यों छोड़ दूं? मेरा काम मुझे बहुत पसंद है, क्यों छोड़ दूं मैं? और क्यों दे दूं इनको? उनका काम महिलाओं के प्रति आपका काम, मुझे आपका कोई सवाल पसंद आएगा तो वो ले लूंगी। सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछूंगी जबरदस्ती। शहजाद पूनावाला तो दे दूं मैं अपना काम? काहे दे दूं भाई? जी, आप मुझे बढ़िया सा सवाल बताइए, मैं आपका सवाल ले लूंगी।
पर काम कायदे दूं आपको? अब आप सुन ले। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं चल रहा है कि मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फाल है कि नहीं है, वो सब इस सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाह Very रहा। nice. यहाँ Smart. I like it. यहाँ पे मैं कोई ऐसा शो नहीं कर रहा हूँ, कोई टैलेंट हंट नहीं हूँ। आपसे मुझे उम्मीद थी, इसीलिए तो मैंने कहा कि अपने साथी को मैं- मदद कर दीजिए। That's about it. नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं ये कह रहा था, नहीं, हम भी देश के साथियों को सजाद भाई से एक मिनट सर, अरे सुनिए रूबिका जी, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मोटा मामला, कि शहजाद भाई से सिर्फ इतना मुझे जानना है। देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि चुनाव हरियाणा का है और हरियाणा बहुत सेंसिटिव जगह है। वहां पे किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था रहा और किसानों का बहुत बड़ा जत्था बहुत पीड़ित रहा है। वो बड़ी मांग करता रहा और वो बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को गवर्नमेंट में लाया था। लेकिन वही किसान, आपने खुद अंदाजा लगाया कि वही किसान, वही काफी एक लंबी फेरी थे किसानों की जो शहीद हो गए। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो वायदा भी किया था वो वायदा भी पूरा नहीं किया। अरे अब डॉक्टर सवाल इस साहब, बात का क्या कि आपने एक किसानों बढ़िया के सवाल लिए- मुझे दे दिया। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन जी। मैं आपको मेरी किसानों नौकरी नहीं के देने लिए- वाली हूँ, मैं बता दूं। लेकिन आपने बढ़िया सवाल पूछा, मैं उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपकी 3 दुखती रग है और हरियाणा में वो 3 दुखती रग है। अब अजीज भाई ध्यान से सुनिएगा, नौकरी नहीं दूंगी, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो सेना के नौजवान हो, ये तीनों आपकी दुखती रग है और तीनों वहां हरियाणा में काबिज हैं। और इसीलिए आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि ये स्टेट आपके लिए इस बार बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। मैं क्या तीनों करें? को बताता हूँ, ये 3 हमारी दुखती रग नहीं, ये 3 हमारे स्ट्रेंथ के पिलर्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। किसानों का बजट 25,000 करोड़, आज 1,25,000 करोड़। किसानों को वीट और राइस पर MSP 3 लाख करोड़ की मिलती थी यूपीए में, आज 11 लाख करोड़ की मिलती है। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 में आई, 14 तक धूल खाती रही, हमने लागू किया। MS स्वामीनाथन ने धन्यवाद भी दिया मोदी जी को और उनको हमने भारत रत्न भी दिया, चौधरी चरण सिंह जी को भी दिया। अब आते हैं जवान पर। OROP का झुंझुना दिखाते थे, OROP लागू किया। नेशनल वॉर मेमोरियल का झुंझुना दिखाते थे, हमने लागू किया। सेना को सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर ये लोग सबूत मांगते थे, हमने सम्मान दिया। इन्होंने सड़क का गुंडा बुलाया आर्मी चीफ को। आते हैं पहलवान बेटियों पर। मैं अरे आने दीजिए, शहजाद पूनावाला, नैरेटिव तो वो है। नैरेटिव क्या है कि किसान अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं उस कीलें पे भी गाड़ दी आता हूं। जाती हैं। जवान आपका अग्निवीर स्कीम के मैं आने उस के पे आ बाद रहा हूं। वो नौकरी आ नहीं रहा करना हूं, चाहता आ रहा है, हूं, बेरोजगार आ रहा घूम हूं, रहा आ है। रहा हूं, रेसलर आप जानते हैं, आ रहा हूं, फोगाट जो है आप जा आ रहा चुकी हूं, है कांग्रेस में। आ रहा हूं। अब नैरेटिव कैसे बनता है? इन्होंने 700 किसान शहीद हुए ये कहा। स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया अपने अपने स्टेट का आंकड़ा दो, एक को स्टेट ने एक आंकड़ा नहीं दिया, बोला कि कोई शहीद ही नहीं हुआ, कोई मरा ही नहीं। पर कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका राज्य में 1200 किसानों ने आत्महत्या की 1 साल में, उस पर कुछ नहीं बोलना है। अब इन्होंने पहलवान बेटियों की बात की। शारदा राठौड़ कांग्रेस की 2 बार की विधायक बोलती है चमड़ी और दमड़ी पर टिकट बेचा जा रहा है। सिमी रोजबेल जॉर्ज केस से कोलकाता पर खामोश, कन्नौज पर खामोश, केरला पर खामोश, कटवा पर खामोश। खटुआ ने जिसमें टिकट दिया था उस व्यक्ति नहीं, ये जवाब वही हुआ कि उन्होंने मणिपुर किया। मैंने मणिपुर पर एक ही सवाल पूछा, 8 राज्यों के नाम बता दो, तो फुस। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फुस हो जाता है ये नैरेटिव जनता के सामने जाकर। मध्य प्रदेश में यही नैरेटिव था, मध्य प्रदेश में यही कहते थे कि इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये है वो है, इसके विरोधी। और आज एक लास्ट बात, ये तो दलितों के शुभचिंतक है ना, तुम्हारी शैलजा को डिक्लेयर कर दो सीएम फेस। ओके, लेकिन ये दोनों कैसे करेंगे बताइए? अरे इंडिया अलायंस में लड़ रहे साथ में, इंडिया अलायंस कैसे कर लेंगे भाई? ओहो, हर जगह पे पीडीए का तगमा लगाकर बोलते हैं कि हमने पीडीए को बना दिया, हमने पीडीए को बना दिया। तो ये पीडीए वाले बोल नहीं सकते कांग्रेस को कि पीडीए समाज से भेज दो उनको, पीडीए समाज की वकालत करें। अरे लेकिन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस में नहीं है। कुरैशी को नहीं, कुरैशी कहाँ रहेंगे? कुरैशी तो कुरैशी वाला काम करेंगे। वो तो मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को। उसमें क्या बुराई है? कुरैशी कोई नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो कुरैशी वाला काम मैंने बताया ना, 153 ईद फाइल हुआ है उनपे, ये 153 वाला काम है इनका। लेकिन एक सेकंड, कुरैशी साहब ये कह रहे हैं आपसे कि वो इंडी गठबंधन में नहीं है। अरे मैं उनसे पूछ ही नहीं रहा, खामखा अपने पे क्यों ले रहे हैं? इनको तो कैपिटल नहीं पता देश के कई सारे राज्यों का। मैं समाजवादी पार्टी से बोल रहा हूँ, पीडीए बोलने वाले। अच्छा, इनसे वो तो पूछ लो, मोदी जी आए थे, वो चीन अंदर घुसाया था, वो बात सही थी या फिर बाद में सेना ने तो कहा है नहीं घुसा है। आप किसकी सुनते हो? आप ग्लोबल टाइम्स की सुनते हो? आप ग्लोबल टाइम्स के चंदे पर हो क्या? कांग्रेस तो लेती है चाइना का चंदा, आप ग्लोबल टाइम्स का कब से लेने लगे? सुनिए रुबिका जी, अब आगे सुनिए। देखिए मैं आपको आगे बताऊं, दरअसल
दरअसल दिक्कत भाई क्या देखिए, है, ऐसा है, भारतीय आपको जनता तो पार्टी का एक कैपिटल नहीं problem पता, मैं क्या है? आपकी कौन सी बात सीरियस अरे, करूं? आप बताइए तो ना। मैं आपको रूबी का मणिपुर का नहीं कैपिटल बात नहीं कर रहा हूँ ना, पता, मैं आपको आपसे नहीं मणिपुर कर नहीं रहा पता। अच्छा आपको- शहजाद, मैं आप मत रूबी का सुनिए नहीं ना, से बात हम है। तो सुनना तुम्हारा चाह नाम रहे रूबी हैं का ना। नहीं है ना, हाँ, हाँ, तुम्हारा नहीं, नाम नहीं। रूबी का नहीं, नाम हाँ, बदल दिया हाँ, क्या? हम सुनना ऑडियंसेस चाह का रहे भी हैं समय ना। व्यर्थ हाँ, हो रहा है। हम सुनिए, तो सुनना देखिए, चाह मैं रहे आपको हैं ना, बताऊं। आदान से। सुनिए, देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है रूबिका जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत सारे मसले पता है, विपक्ष के सब मसले पता है, अजीज खान के क्या प्रॉब्लम है वो पता है, दानिश कुरैशी की क्या प्रॉब्लम है वो पता है। अगर आप कहेंगी तो ये आपके भी प्रॉब्लम निकाल के आ जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में ये बात भूल जाते हैं कि ओके। केंद्र में तुम्हारी सरकार है और राज्य में तुम्हारी सरकार है। जवाब तो तुमको ही देना पड़ेगा, ना हर्षवर्धन रूबिका जी त्रिपाठी देंगे, ना जी, दानिश देंगे, ना कोई अजीज भाई जवाब देंगे, नहीं ना देगा, भाषण लेकिन देंगे। सवाल पूछे जाएंगे और तगड़े सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन पूरा सवाल घूम फिर कर हरियाणा का ही आ रहा है ना। आप हाँ, चाहे वो दानिश कुरैशी हो कि अजीज भाई हो, आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं कि देखो भाई इस बार पता लगेगा। अच्छा, लेकिन देखो, रूबिका वो जी तो ये भारतीय बताइए जनता कि पार्टी को दोनों लोगों एहसास का हो वहाँ चुका क्या स्टेक है? मांग रही थी समाजवादी पार्टी, उसको भी नहीं दिया। ओवैसी साहब का तो वहां कुछ है ही नहीं कि ये तो जिसको कहते हैं कि कौन में खामखा वही वाला हाल है। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त, ये नहीं समझ में आता कोई पार्टी कैसे ऐसे गड़बड़ करती है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसे ही पिछड़ती चली गई थी। आज सोचिए आप कि टीवी डिबेट में भर नहीं है कि गांव-गांव में दलितों को हुड्डा जी का शासनकाल याद आ रहा है। शैलजा जी जिस तरह से मुस्कुराते हुए कह देते हैं कि अरे हमें बुलाते ही नहीं तो हम जाएं कहां प्रचार करने के लिए। बड़ी नेता, एक बड़ी दलित नेता इस तरह से असहाय दिखने लगे तो कांग्रेस के लिए एक राज्य जो आता हुआ दिख रहा था वो 5 तारीख आते आते कहां पहुंचेगा, ये बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खूब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम एक, जिसको आप कह लें कि ऊपर से शीर्ष नेतृत्व थोड़ा मजबूत है, मोदी शाह से थोड़ा डरते हैं कि नेता कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। यहां तो कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। और मुझे लगता है कि एक ये वाले नैरेटिव से मैं सहमत नहीं हूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो 5 सीटें भी नहीं मिलती, 1 सीट मिल जाती हरियाणा में तो बहुत था। क्योंकि हरियाणा तो पूरी तरह से रूरल है, पूरी तरह से किसानों पर है। और जो नया वाला आंदोलन था उसमें हरियाणा के जो कम्युनिस्ट किसान नेता वो भी नहीं शामिल हुए। कि ये एक भ्रम सा है कि किसान पूरी तरह से वो है, अगेंस्ट में है, एकदम पूरी तरह से उनके साथ है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जाट पोलराइजेशन है। जाटों को ये लगता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उसकी हैसियत लोकसभा चुनाव में दिखा दी, इस चुनाव में भी दिखा देंगे, बस अब उसका नुकसान न हो जाए कि गैर जाट ध्रुवीकरण हमेशा भारतीय से जनता पार्टी जाट में पक्ष हो जाए। डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स रही है, लेकिन असल खेल तो वहां पर दलितों के वोट की तरह, दलित और ब्राह्मण ये 2 वो कौमें हैं जो असल खेल करती हैं, खासकर वोटर के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। मतलब हाँ, जाट डोमिनेटिंग वो पूरा का पूरा इलाका कहा जाता है, लेकिन इस बार क्या ब्राह्मण और दलित दोनों बीजेपी को, शहजाद पुनावाला की पार्टी को वोट करते दिख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण तो निश्चित तौर पर कर रहा है, दलित मतदाता कितना जाएगा ये सवाल है। दलित 2014 और 19 में मोदी के साथ आया, 24 में लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी के साथ गया। इसमें कोई भ्रम नहीं है, ये बहुत स्पष्टता से मैं कहता हूं कि दलित और मुसलमान देश भर में उनके साथ गया। लेकिन जिस तरह से हुड्डा जी को मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से कुमारी शैलजा को अपमानित लगातार किया गया, और सोचिए राहुल गांधी हाथ पकड़ रहे हैं लेकिन शैलजा जी दूर खड़ी है, नजदीक आ जाते तो हाथ भी नहीं दर्द होता। आप वो विजुअल चलाना चाहिए, मतलब वो बड़ी पॉलिटिकल मास्टर क्लास है कि बाकायदा राहुल गांधी क्लैंप की तरह पकड़ रहे हैं दोनों का हाथ, और दोनों इतना दूर दूर खड़े हैं। अरे भाई थोड़ा नजदीक आ जाते, उसको भी देखिए तो बड़ा गजब का वो चित्र है। और मुझे लगता है ये चित्र सिर्फ वो 4-5 सेकंड का नहीं है, वो हरियाणा की कांग्रेस की असल दशा है। अब उसमें कभी वो कहेंगे कि ब्राह्मणों का, कभी योगी को टारगेट करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे दलित मतदाताओं को अपने साथ लाने में सफल होगी। और देखिए, नहीं अगर ला पाएगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, ये आप समझिए। और ऐसा नहीं है दुष्यंत चौटाला की पार्टी भले कुछ न करे, अभय चौटाला कुछ करेंगे नहीं, चाहे वो INLD हो चाहे वो JJP हो। कल राहुल गांधी ने ये भी तो कहा था ना, शहजाद पुनावाला, कि छोटी छोटी पार्टियों को वोट देने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि ये दोनों छोटी पार्टियां बैकडोर से एंट्री करेगी बीजेपी के हेडक्वार्टर में। देखिए, मुझे लगता है कि छोटी पार्टी के साथ कौन ललाहित था गठबंधन करने के लिए? अभी आम आदमी पार्टी कौन सी है, बड़ी पार्टी है क्या?
कौन करना चाह रहा था उनके साथ गठबंधन? और इस समाजवादी पार्टी का क्या स्टेटस है हरियाणा में, क्या स्टेक है? ये बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है? मुझे लगता है बड़ी छोटी पार्टी नहीं, आज सवाल सिर्फ ये है कि जो पार्टी अपने नेताओं को एकजुट नहीं रख पा रही, सुरजेवाला वर्सेस हुड्डा, सैलजा वर्सेस हुड्डा, हुड्डा वर्सेस दुनिया, ये चल रहा है। मतलब जो अपने पार्टी के नेतृत्व में एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, जो राजस्थान मॉडल पर चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि वो हरियाणा में क्या शासन दे पाएंगे? मैं तो केवल एक ही चीज अजीज खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अजीज खान साहब पीडीएस समाज के बहुत अभिन्न अंग है, एक बार बोलिए ना कि आपकी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कुमारी सैलजा जी करेंगी, क्यों नहीं बोल पा रहे? एक दलित महिला का अपमान इतने बड़े चैनल पर, ऐसा मत कीजिए, बोलिए, कर दीजिए ऐलान अजीज भाई, कि दलित नेतृत्व देने का वरना भाई, ऐसा लगेगा राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और दलित नेतृत्व भी। 10 सेकंड अजीज भाई, 10 सेकंड बोलिए, जुबान खोलिए। रोविका जी, देखिए रोविका जी, ये वही बीजेपी है जिसने कोरोना काल में कहा था ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा पूरे देश में, हाहाकार हो गया, कहा था ऑक्सीजन से मरा ही नहीं कोई कोरोना में, जब कोरोना हुआ। सुनिए ना, आज इन्होंने कहा, अरे सुन लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और आज इन्होंने कहा अभी कि साहब अरे सुनिए ना, कि किसान, अभी इससे स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि एक भी किसान हरियाणा का शहीद नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा, ये राज्य सरकारों ने कहा, जरा कान का मैल खाली सुनिए ना सर, अरे आप ही के लोगों ने कहा, सुनिए ना सर, मैंने ये बोला था। अरे आप लोग सुनिए, आप मैंने बोला था। अजीज साहब, आपसे परमिशन लेते हुए, मेरे पास सच में वक्त की कमी है, इसीलिए मैं कंक्लूड भी नहीं कर रही हूँ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।